हेलो 10th क्लास। आज यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देंगे किसका, चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है, जिसका नाम क्या है, रियल नंबर, और हिंदी में क्या है, वास्तविक संख्या। हिंदी में क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है। अभी इसमें हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है कि रिलेशन बिटवीन HCF एंड रिलेशन बिटवीन HCF ऑफ 2 LCM नंबर्स। की कहने का मतलब यह है कि रिलेशन बिटवीन HCF एंड 2 LCM नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हम कहना चाहेंगे कि जो HCF है, HCF इज ऑलवेज, HCF क्या होता है, ऑलवेज फैक्टर होता है किसका फैक्टर होता है, ऑलवेज HCF किसका फैक्टर होता है, कि HCF ऑलवेज किसका फैक्टर होता है, तो HCF ऑलवेज फैक्टर ऑफ द LCM, HCF ऑलवेज फैक्टर ऑफ द LCM ऑफ 2 नंबर्स। देखो इसका एग्जाम्पल देती हूं कैसे, ध्यान से देखो। जैसे कि मैंने यहां पर एक नंबर लिया 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। एक नंबर मैंने लिया 6, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब मैं यहाँ पर 4 का लिखूं तो 2/2 और 6 का लिखूं तो 2/3। तो कितने एलसीएम नंबर हो गए, एलसीएम नंबर तो हो गए 2। कौन कौन से एलसीएम नंबर हो गए, एक हो गया मेरे पास 4 और दूसरा कौन सा हो गया 6, ठीक है। ये मेरे पास 2 एलसीएम नंबर हो गए, ये रहा एलसीएम ऑफ नंबर 2। और उसके बाद अगर मैं इसके एचसीएफ फैक्टर की बात करूं तो मेरे को क्या दिखाई देगा, 2। मतलब 2 एलसीएम निकालने के बाद उसका जो हमने फैक्टर देखा वो है हमारा HCF, ठीक है 10th क्लास। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो A and B आर 2 नंबर्स। देन अगर उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे तो कैसे बात करी जाएगी, बताओ कैसे बात करी जाएगी। मानो A एंड B आर 2 नंबर्स, ये 2 नंबर्स हैं, ठीक है। आर 2 नंबर्स, ये क्या है, ये 2 नंबर्स है मेरे पास। अब मैम इसमें HCF और LCM कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स में हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास दोनों नंबर अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। अगर हम कभी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, हम HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, प्रोडक्ट निकल कर आ जाता है। आज इस क्लास के अंदर आपको हमने रियल नंबर, नंबर सिस्टम, ओड नंबर, इवन नंबर, ये सारी चीजें बताई और आपके लिए A एंड B का जो HCF और LCM है उसका रिलेशन भी आपको बताया। इसी तरह के 10th क्लास रेलेवेंट टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। हम अब रेगुलर एक एक्सरसाइज आप लोगों को मैथ्स की YT पर कराएंगे और चैप्टर की, साइंस की भी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, विद्या अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आज हम लोग यहाँ पर करेंगे 9th क्लास चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर, रियल नंबर नहीं, नंबर सिस्टम। क्या करेंगे, नंबर सिस्टम्स, जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। इसका हम आज क्या करेंगे, ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है कि बेसिकली ये चैप्टर जो है ये नंबर सिस्टम पर किस तरह से बेस्ड है उसके बारे में हम यहाँ पर आज समझेंगे, ठीक है, ताकि इस चैप्टर को आगे समझने में हमें कोई भी डिफिकल्टी ना आए। अब ठीक है,
यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो पहला टॉपिक होता है वो होता है टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर 1 हमारे पास 2 प्रकार के नंबर होते हैं। पहला नंबर होता है रैशनल नंबर। पहला नंबर होता है रैशनल नंबर्स जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? P अपॉन Q। तो P को न्यूमिनेटर बोलते हैं और Q को डिनोमिनेटर बोलते हैं। P को न्यूमिनेटर बोलते हैं और Q को डिनोमिनेटर बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं सेकंड बात करूं तो दूसरा है हमारे पास इररेशनल नंबर। क्या है? दूसरा है हमारे पास इररेशनल नंबर। क्या मैम ये भी P और Q की फॉर्म में होता है? नहीं, इसके भी आगे 2 फॉर्म होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। और तीसरा होता है डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा होता है? डेसिमल एक्सपेंशन। ध्यान से सब बच्चे सुनेंगे कि इररेशनल नंबर के अंदर हमारे पास 3 तरह के इररेशनल नंबर्स होते हैं। सबसे पहला नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक मिनट। नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन रिकरिंग, तीसरा होता है हमारे पास एक्सपेंशन। अब मैम नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और उसके बाद ये सारे नंबर कैसे होते हैं? ये सारे के सारे नंबर रूट 2 में अवेलेबल होते हैं। मतलब रूट में नंबर अवेलेबल होते हैं जो कि पूरी तरह से किसी भी रूट से बाहर नहीं आ सकते। जैसे कि अगर यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो 1.414 इस तरह के नंबर रूट 2 की ये वैल्यू है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन में भी है, नॉन रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे 1 आ गया उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे करके डेसिमल के बाद आ रहा है टर्मिनेटिंग। डिजिट चेंज हो रही है, नॉन रिकरिंग। और उसके बाद डेसिमल में है तो डेसिमल एक्सपेंशन तो दिख ही रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका, क्या बोलते हैं आपको, इररेशनल नंबर। अभी मैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और डेसिमल किस तरह के नंबर होते हैं इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। थोड़ा डिटेल में बताती हूँ ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन जो है वो थोड़ी सी दूर हो जाए। तो देखो क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है यहाँ पर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अभी हमने जो पहले बात करी थी वो किसकी बात करी थी? वो हमने बात करी थी रैशनल नंबर की, ठीक है। रैशनल नंबर की पहले हमने बात करी, फिर इररेशनल नंबर की बात करी। इररेशनल नंबर का क्या कर दिया, डिटेल मैंने यहाँ पर आपको नीचे दे दिया। अब मैं बात करती हूँ रैशनल नंबर की। तो ये भी 2 तरीके के होते हैं। ये भी कितने तरीके के होते हैं? रैशनल नंबर भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। तो पहला हमारा कौन सा होता है? तो पहला हमारा होता है यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। उसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये 2 तरह के नंबर होते हैं। अगर मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं तो हम सबको ये तो पता है कि ये P और Q की फॉर्म में होता है और जो Q होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि अगर 0 से कोई डिजिट डिवाइड कर दी जाएगी तो आंसर तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर
मेरे पास 2/5 आया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करती हूँ। 2/5, 2 2 कितना हो गया 4, 1.0, 2 5 10, ये खत्म हो गया। इसके आगे अब कुछ नहीं करना है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसी तरह से मैं लेती हूँ यहाँ पर 10/3 और इसको डिवाइड करती हूँ और यहाँ पर 10 आएगा, तो 3 3 कितना होता है 9, 1 बचा, पॉइंट लगाई 0, 3 3 कितना होता है 9, फिर 3, ये क्या होता रहेगा, ये चलता ही रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि जिसको डिवाइड करने के बाद डेसिमल की डिजिट का कोई एंड नहीं होता है ना, जिसको डिवाइड करने के बाद डेसिमल की डिजिट का कोई एंड नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास आएगा, ये हो गया हमारे पास रियल नंबर जिसके अंदर मैंने रैशनल। अभी उसके बाद फिर से मैं दोबारा बताऊंगी यहां पर कि रियल नंबर और क्या होते हैं। उसके बाद मैं यहां पर बताऊंगी रियल नंबर, जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक मैंने डिवाइड किया था रैशनल नंबर में और एक मैंने किया था इरैशनल नंबर में, ठीक है। राइटिंग साफ साफ लिखूं, वरना कहोगे कि क्या लिखा, हमें तो पता ही नहीं चला। चलो ठीक, इरैशनल नंबर। पहला वाला जो रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं वो कैसे हैं, तो वो है यहाँ पर -5, -7/3 और उसके बाद 0 और 5/6। देखो माइनस में 2 और प्लस में 2। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इरैशनल नंबर की, तो इसका एग्जाम्पल कैसा रहेगा, इसका एग्जाम्पल रहेगा √2, √3, √5 एंड उसके बाद क्या रहेगा 0.00100100001। इस तरह के नंबर आपको इरैशनल में दिखाई देंगे। उसके बाद इन्हीं रैशनल नंबर्स में आगे हमें दिखते हैं इंटीजर्स। क्या दिखते हैं, इन्हीं रैशनल नंबर्स में हमें आगे दिखते हैं इंटीजर्स, जो कि -3, -2, -1 0, 1 2 एंड 3। उसके बाद और क्या दिखता है इसके अंदर, उसके बाद और दिखता है फ्रैक्शंस। क्या दिखते हैं, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिजिट्स होती हैं। अब फ्रैक्शंस भी कैसे दिखेंगे, क्या मैम वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों में दिख सकते हैं? हाँ, दोनों में दिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है। इस तरह से ये क्लास हो गई आपकी। उसके बाद यहां पर फ्रैक्शंस हो गए। अब इंटीजर्स के अंदर भी मेरे पास कौन से इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के अंदर भी मेरे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में मेरे पास कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो वो क्या है, -3, -2 एंड -1। और इसी के अंदर, इंटीजर्स के अंदर ही मुझे और चीजें क्या दिखती हैं, मुझे और दिखता है होल नंबर। बस होल नंबर की पहचान ये है कि इसमें 0 आ जाता है, बाकी किन्हीं भी नंबर्स में आपको 0 नहीं दिखाई दे रहा होगा। उसी के बाद अब मेरे पास होल नंबर में भी और नंबर आते हैं। चलो आगे बताते हैं कि मेरे पास होल नंबर में भी क्या होता है, ठीक है। होल नंबर्स में भी मेरे पास क्या होता है मैं ये बताती हूँ। तो होल नंबर्स में मेरे पास अब आते हैं होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स में भी मेरे पास उसके बाद क्या होते हैं, एक तो होता है मेरे पास 0 यानी कि मैं, और उसके बाद नेक्स्ट होता है नेचुरल नंबर यानी कि सब 1 2 3। इस तरह से सारे के सारे आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर के अंदर भी दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है इवन नंबर और एक होता है ओड नंबर। ठीक है, इवन नंबर और ओड नंबर। तो इवन नंबर क्या है? 2 4 6 2 4 6 8। ठीक है, आगे चलते जाएंगे। और ओड नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7 9, जो कि 2 से डिवाइड ना हो। उसके बाद जो इवन नंबर होते हैं वो भी आगे दो तरह के नंबर्स में डिवाइड होते हैं। याद रखना, जो इवन नंबर होते हैं वो भी आगे उसके भी दो तरह के नंबर और होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। क्या मैम ये दोनों नंबर ओड के नहीं होते? ये दोनों नंबर ओड के भी होते हैं, लेकिन पहले ये देखो, इसका प्राइम नंबर क्या बनेगा? 2। और अगर इसके कंपोजिट नंबर की बात करी जाए तो 4 6 8 10। और इनमें अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की, ओड नंबर के लिए अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की, एक बार मैं देख लूं कि दिख भी रहा है बोर्ड वहां तक या नहीं। इवन नंबर और प्राइम नंबर, इन दोनों की अगर मैं इसमें बात करूं, और इसमें एक नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इस तरह का भी एक कॉलम दिखेगा बट की जरूरत नहीं है। 3 5 7 11 और कंपोजिट नंबर आपके आएंगे 9 15, इस तरह से चलता जाएगा। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, इसके लिए तो फिर आगे बात करते रहेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर पढ़ा। उसके बाद अगर अब इसके अंदर हमें कुछ पढ़ना है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं टर्म। ठीक है, टर्म। ये सारी चीजें 10th क्लास के लिए भी रिक्वायर्ड है, तो 10th क्लास की वीडियो में भी सब दिखेगा ही दिखेगा, मर्ज करके डालेंगे। चलो, अब इसमें क्या है? इसमें एक चीज हमें और दिखेगी यहाँ पर नंबर सिस्टम के अंदर। एक तो हमें दिखेगा टर्म और एक दिखेगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले हम टर्म की बात करें। ये टर्म किससे रिलेटेड होती है? ये टर्म भी आपकी रैशनलाइजेशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, रैशनलाइजेशन से रिलेटेड होती है टर्म। और दूसरा इसमें हमें क्या दिखता है? फैक्टर। अब देखो, मुझे रैशनलाइजेशन के अंदर टर्म क्या दे रखी है? मेरे को दे रखा है 1/√a। तो अगर मैं इसका फैक्टर करने जाऊं तो सिर्फ √a ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा? √a। अगर मेरे को यहाँ पर दिख रहा है 1/√a - b, तो ये सिर्फ यहाँ पर a + b हो जाएगा फैक्टर में, क्योंकि ये अपना 1 छोड़ेगा और जैसे ही अपना 1 छोड़ेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये प्लस में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है 1a + √b, तो ये किस में आ जाएगा? a - b में आ जाएगा। और उसके बाद अगर तीसरा मैं देखूं तो √a + √b, ये 1 छोड़ेगा तो a - √b हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a - √b, a - √b। और अगर यहाँ पर a √ - √b है तो यहाँ पर √a + √b हो जाएगा। ये आपका टर्म है और ये आपका क्या है? फैक्टर है। अगर आपको ये टर्म लिखने के लिए आती है और एमसीक्यू में आपको फैक्टर में चेंज करने के लिए बोला जाता है तो आप सबके 1 हटाते चले जाएंगे। और जहां से आप 1 हटाएंगे, अगर आपके पास वो चीज प्लस में अवेलेबल, माइनस में अवेलेबल होती है तो वो प्लस में हो जाएगी, और अगर प्लस में अवेलेबल होती है तो वो माइनस में हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट बचता है वो बचता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो इस टॉपिक का ही, इस चैप्टर का ही एक पार्ट है नंबर सिस्टम का। जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो क्या है? वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब वो क्या होता है? तो देखो, यहां पर सबसे पहले मैंने एक चीज लिखी, a की पावर m। तो a क्या है? a होता है बेस और m क्या है? m होती है पावर। अब जैसे मेरा यहाँ पर पहले रूल की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया a की पावर m × a की पावर n। तो देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं?
प्लस हो जाती हैं। उसके बाद मैं यहाँ लिखती हूँ a मल्टीप्लाई बाय b, बट पावर्स जो है वो अलग अलग है, पावर जो है वो सेम है, तो a b पावर क्या आ जाएगा m। उसके बाद थर्ड क्या है, a डिवाइडेड बाय a पावर mn, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। इसके बाद कुछ चीजें ऐसी भी लिखी होती हैं कि a की पावर n और उसकी पावर बाहर m, तो ये दोनों क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। इस तरह से ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का रूल है। और अगर आपको कभी कभार इसकी पावर 0 दिखे, अगर आपका बेस a है मगर उसकी पावर आपको 0 दिख रही है, इट्स मीन इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में a m की पावर a इज इक्वल टू बेस m पावर a m इंटू n। इस तरह से आपको ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैथ्स में जनरली बच्चों के काम आते हैं, जब वो किसी भी तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं, तब जाके ये चीजें क्या होती हैं, काम आती हैं। तो 9th क्लास ये आपका चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन था। इसके लिए अभी जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं 8th क्लास के, 9th में आने वाले हैं, तो वो बच्चे क्या करें, इस चीज को रेगुलर आपको एक एक एक्सरसाइज वाईटी पे कराई जाएगी। आपको इसको देखना है, एक रजिस्टर बना लो और पहला टॉपिक लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1, और ये सारे फॉर्मूला एक पेज पे लिखो। उसके बाद कल से एक्सरसाइज की जो स्टार्टिंग है वो हो जाएगी। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये रेलिवेंट टॉपिक है, इनको हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू।